हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। वॉइस चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। ये वॉइस की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को कुछ बेसिक बातें वॉइस की बताई थी कि जैसे कि कोई सेंटेंस जब एक्टिव वॉइस में होता है, मैंने ये बताया था कि जब हम किसी सेंटेंस को ड्रॉ करते हैं तो उसकी अपनी एक वॉइस होती है। जैसे कि वो एक्टिव में हो सकता है या फिर वो पैसिव में हो सकता है। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होके ऑब्जेक्ट पे रुक रहा है तो उसकी वॉइस एक्टिव होगी, और अगर कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होके सब्जेक्ट पे रुक रहा है या ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो उसकी वॉइस पैसिव होगी। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बात बताई थी कि क्यों पैसिव को सीखना ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला रीज़न ये बताया गया था कि इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें सेंटेंसेस दिए होते हैं और कहा जाता है कि दिए हुए ऑप्शंस में से जो एप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस हो वो बताइए, या गिवन ऑप्शंस में से इस सेंटेंस का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस हो उसको चूज़ करिए। इसलिए, और दूसरा मेजर रीजन ये कि कई बार सेंटेंसेस को गलत ड्राफ्ट कर दिया जाता है, उनकी वर्ब को गलत वॉइस में रख दिया जाता है कि मसलन होना एक्टिव में चाहिए वर्ब को तो पैसिव में कर दिया जाएगा, या वाइस वर्सा, मतलब पैसिव में होना चाहिए वर्ब को और उसे एक्टिव में रख दिया जाए। फिर कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। ये जो बेसिक रूल्स हैं ये तो पूरे वॉइस चैप्टर में पैरेलल चलेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनना है तो बी प्लस वी थ्री से बनेगा, आईएनजी का पैसिव बनना है तो बीइंग प्लस वी थ्री से बनेगा, वी थ्री का पैसिव बनना है तो बीइंग प्लस वी थ्री से बनेगा। और एक एडिशनल रूल कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर प्लस वी थ्री, पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर प्लस वी थ्री। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए थे और ये बताया था कि आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इस तरीके से कुछ भी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही जो है वो इन बेसिक रूल्स को अप्लाई करते हुए किसी भी सेंटेंस का, इन बेसिक रूल्स को जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन बेसिक रूल्स को अप्लाई करते हुए किसी भी सेंटेंस का, उसका टेंस चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप उसका पैसिव रेडी कर सकते हैं। इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। ये कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे पिछली क्लास में। पूरी कोशिश की गई थी कि सारे टाइप के जो बेसिक सेंटेंसेस हो सकते हैं वो ज़रूर करा दिए जाएं। एक छोटी सी चीज़ मैं पहले बता दूं, फिर मैं आज की क्लास का कंटेंट स्टार्ट करूंगा। आप सब ने पढ़ रखा है कि किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता, साथ ही साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनाया जाता। ठीक। अब चूंकि बनाया नहीं जाता तो पेपर में कभी आपसे कहा भी नहीं जाता कि बना के दिखाओ, क्योंकि जब बनाया ही नहीं जाता तो क्यों बोला जाएगा बना के दिखाओ। पर क्या आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता? मैं बताता हूं। सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इससे आपकी समझ में इजाफा होगा, और कोई डायरेक्ट हेल्प इससे नहीं मिल जाएगी, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन आना ही नहीं है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कि बनाओ इसका पैसिव। जब बनता ही नहीं तो क्यों पूछा जाएगा। लेकिन इससे जो नहीं होता है, क्यों नहीं होता, ये जब पता चल जाएगा तो अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस जरूर आपका एक लेवल अप होगा। मैं हल्की सी कोशिश करता हूं। देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शुरुआत एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, जैसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है अगर तो हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी। फिर बीन आया और फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी विल हैव, शैल हैव प्लस बीन और फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। राइट, ये एक्टिव का रूल है वर्ब का।
ठीक, इसी के पहले सब्जेक्ट हो जाएगा और इन्हीं के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाएगा, इसी के बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा और उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम आ जाता है। यही तो है। अब जैसे हम इसका पैसिव बनाना शुरू करें, ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वही रहती है, वो तो चेंज नहीं होती। हैज हैव की जगह हैज हैव, हैड है तो हैड, फिर ये बीन। अब ध्यान से देखिएगा, सारा गेम यहीं पे होगा। फिर जब आप आईएनजी का पैसिव बनाओगे तो मैंने कल क्या रूल बताया था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जब पैसिव में लेके जाते हैं तो ये हो जाता है उसके साथ बीइंग प्लस V3। आईएनजी फॉर्म का जो पैसिव है इट इज बीइंग प्लस V3, तो हमको वही करना होगा, यहाँ बीइंग प्लस V3 वही कर भी दिया हमने। लेकिन जब हमने ऐसा किया तो एक चीज हमको नोटिस करनी चाहिए थी, वो ये कि अब हो ये रहा है कि बी की दो फॉर्म्स अगल बगल आ गई या आमने सामने आ गई, टकरा गई एक तरीके से। देखिए ना, ये जो बीन है ये बी की ही तो थर्ड फॉर्म है और ये जो बीइंग है ये भी बी की आईएनजी फॉर्म है। अब आप एक ही सेंटेंस में अगल बगल बी की दो फॉर्म्स देख रहे हैं, बीन भी और बीइंग भी। इसीलिए कहा जाता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि ये जब अगल बगल आती हैं या आमने सामने आती है तो दिस इज कंसीडर्ड इनएप्रोप्रिएट, ये अजीब माना जाता है, गलत माना जाता है। ऐसे नहीं होता, ये समझा जाता है कि बीन है तो बीइंग क्यों आ गया। तो चूंकि जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाते, जैसे इसी का बनाइए, पैसिव में सब कुछ यहाँ ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ भी बीन आएगा, है ही वो बीन पहले से, फिर आईएनजी फॉर्म का पैसिव बनाओगे तो बीइंग प्लस V3 हो गया। ठीक, तो फिर से वही स्थिति, बीन पहले से था, बीइंग आ गया, बी की दो फॉर्म्स आमने सामने आ गई, टकरा गई। यस, यही रीजन है कि क्यों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव में पहले से बीन होता है और आईएनजी फॉर्म होती। जब उसी को पैसिव बनाओगे तो आईएनजी का पैसिव बनेगा बीइंग प्लस V3 से और उसके पहले होगा बीन। तो बीन और बीइंग अगल बगल आ जाएंगे, टकरा जाएंगे, लड़ जाएंगे, मारकाट हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है यू बेटर अवॉइड कन्वर्टिंग अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव, इसीलिए ये नहीं बनाया जाता। सेम रीजन है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव क्यों नहीं बनता। सेम रीजन, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, यहां नहीं आ पाएगा, इधर देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, विल या फिर शैल, फिर बी आता है और फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। समझने वाले लोग समझ गए कि क्या गड़बड़ी होगी, जो नहीं वो आप समझें। अब जब पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब तो वही विल शैल, फिर ये बी भी रहेगा और फिर ये क्या लिखा है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का पैसिव बनाओगे तो यहां भी वही रूल, बीइंग प्लस V3। अब देखिए यहां भी टकराव हो गया, ये देखिए, ये देखिए, बी पहले से था, बीइंग अब आ गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव में ही बी होता है तो वो तो पहले से था ही, आईएनजी का पैसिव बनाने चले तो बीइंग और आ गया। अब देखिए इस बार बी की ये दो फॉर्म्स टकरा गई, बी खुद और उसकी आईएनजी फॉर्म बीइंग। इसको भी ठीक नहीं माना जाता, इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता। तो आप जाने कि क्यों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों में से किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और साथ ही साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं रेडी किया जाता। आपसे नहीं कहा जाता कि इनका पैसिव रेडी करें। मुझे तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास पे आ जाते हैं। इन बेसिक रूल्स को अप्लाई करते हुए अब धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे चलेंगे सर। जब आप इस चैप्टर को एंड कर रहे होगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपको लगेगा हाँ यार वॉइस में तो बहुत कुछ शानदार था जो मुझे पढ़ने को मिला है। ठीक, आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वॉइस के कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसी में से एक स्पेशल केस आपके सामने है। कभी कभी क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जब आपको सेंटेंस दिया जाता है तो उसमें वर्ब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट नहीं आता, बीच में प्रेपोजिशन भी आ जाता है, या यूं कहिए
कि वर्ब के बाद पहले प्रेपोजिशन आ जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या होता है अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो और उसमें वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगे फिर ऑब्जेक्ट आए, तो उसका पैसिव कैसे बनता होगा? समझ रहे हैं क्या रूल है? कि अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन भी दिया हो, सेंटेंस एक्टिव में हो और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन भी दिया हो, या यूं कहिए कि वर्ब के बाद पहले प्रेपोजिशन आ जाए फिर ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनता है? आइए जानते हैं। पहले तो आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखिए जहां पर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन है। ये देखिए, लाफ वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, एट प्रेपोजिशन, सर्च वर्ब, जॉब ऑब्जेक्ट, फॉर प्रेपोजिशन, लुक वर्ब, दिस मैटर ऑब्जेक्ट, इनटू प्रेपोजिशन। देखा आपने? द लैंडलेडी विल लाफ एट यू, you must search for a job, the CBI is looking into this matter। अब इनमें वर्ब और ऑब्जेक्ट्स के बीच में प्रेपोजिशन भी है। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन भी हो को पैसिव में लेके जाते हैं, तो हम कुछ नहीं ऐसा करते, कुछ हम ऊटपटांग नहीं करते। हम पैसिव में कन्वर्ट करते समय, ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते समय वो जो प्रेपोजिशन है उसे रखते हैं, वो जहां है वहीं रखते हैं, बिल्कुल भी हम उसे छेड़ते नहीं है। ठीक, ऐसे देखिए, देखिए कैसे। जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो यू से शुरू करोगे, यू आया, फिर विल, लाफ V1 है, आपको मालूम है कि V1 का पैसिव कैसे बनता है, B प्लस V3 से, तो ये हो गया बी लाफ्ड। और ये देखिए, लाफ के बाद एट प्रेपोजिशन था तो वो एट हमने लगा के रखा है, ठीक है। और ये जो लैंड लेडी है ये सब्जेक्ट है, तो इसको भी हमने बाई के साथ रख लिया। यही तो नियम कहता है कि अगर ही लिखा हो तो पैसिव, यहां पर अगर ही लिखा हो तो पैसिव में हमको उसे बाय हिम कर देना चाहिए, तो वही हम कर देंगे। क्या किया आपने? रूल क्या कहता है कि अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन दिया हो तो सेंटेंस को पैसिव में ले जाते समय प्रेपोजिशन को रोकते हैं, हटाते नहीं है, रखते हैं, और जहां होता है वहीं रखते हैं। कहां होता है? वर्ब के बाद में, तो पैसिव में भी इसको वर्ब के ठीक बाद में रखते हैं। तो ये देखिए ना, यू से स्टार्ट किया, फिर विल लाफ को विल बी लाफ्ड कर दिया, पैसिव में कन्वर्ट हो गया, एट लिखा, फिर लैंड लेडी को बाय द लैंड लेडी किया। अब ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि एट और बाय ये दो दो प्रेपोजिशंस अगल बगल क्यों आ गए? अगल बगल नहीं आने चाहिए दो दो प्रेपोजिशंस। तो मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात है, अगल बगल दो प्रेपोजिशंस नहीं आने चाहिए, पर तब जब दोनों प्रेपोजिशंस का पर्पस सेम हो। पर्पस सेम होने का मतलब है कि आप बताइए, एट किसको देख रहा है? लाफ को देख रहा है। बाई किसको देख रहा है? लैंड लेडी के देख रहा है। क्या दोनों का पर्पस सेम है? क्या आप ये कह सकते हो कि एट लाफ के लिए आया है और बाई भी लाफ के लिए आया? या ये कह सकते हो क्या कि बाई लैंड लेडी के लिए है और एट भी लैंड लेडी के लिए? नहीं ना। आप ये तो जान रहे हैं कि एट को लाने वाला कौन है? लाफ। और बाई को लाने वाला कौन है? लैंड लेडी। यानी दोनों के मालिक अलग अलग हैं, दोनों अगल बगल में हैं जरूर, लेकिन इनमें कोई जक्सटापोज नहीं है, इनमें कोई टकराव नहीं है। तो ये बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। गलत तो तब होता जब आप किसी एक प्रेपोजिशन को हटा देते, जैसे कि पूरा सेंटेंस ऐसे लिखते और फिर यहाँ लाफ्ड के बाद एट लिखते और एट के बाद सीधे द लैंड लेडी लिख देते, बाई ना लगाते, तो ये गलत होता। या अगर आप ऐसा करते कि पूरे सेंटेंस को लिखते फिर लाफ्ड लिखते और बाई द लैंड लेडी लिख देते, मतलब जो एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन एट दिया था वर्ब के बाद उसको आप एलिमिनेट कर देते, खा जाते, हटा देते, तो ये गलत होता। ठीक, प्रेपोजिशन जो वर्ब के बाद दिया हो एक्टिव सेंटेंस में, पैसिव में वो रहता है, जाता वाता नहीं। और रही बात बाई के आने की, तो वो तो सब्जेक्ट जब जाएगा दूसरी तरफ तो बाई लगाएगा ही लगाएगा, और
इनमें किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं होता, माइंडेड। अब आगे के सेंटेंसेस को हम आप फटाफट कर लेंगे। ये देखिए, यू मस्ट सर्च फॉर अ जॉब, पैसिव बनाया, अ जॉब से शुरू किया, मस्ट लिखा, सर्च V1 है ना, सेम रूल B + V3, बी सर्च हो गया। फॉर प्रेपोजिशन दिया था, लगाया हमने, और यू को बाय यू कर दिया। फिर से वही बात, फॉर किसके लिए, सर्च के लिए, यू बाय किसके लिए, यू के लिए, कोई टकराव नहीं है। एक और सेंटेंस देखिए, पैसिव बनाइए, इसमें भी दिस मैटर से स्टार्ट करिए, इज, ये लुकिंग आईएनजी फॉर्म है, अगर आप भूल गए हैं, नहीं मालूम, तो देखिए आईएनजी फॉर्म का पैसिव कैसे बनता है, बीइंग प्लस V3 से बनता है। तो आप लुकिंग को कर दीजिए बीइंग लुक्ड, फिर लगाइए ये प्रेपोजिशन इनटू, बिल्कुल लगाइए, बिना किसी डर के लगाइए, इनटू लगाइए, और ये जो द सीबीआई सब्जेक्ट है उसको बाय द सीबीआई कर दीजिए, कोई टकराव नहीं, बाई किसके लिए, द सीबीआई के लिए, इनटू किसके लिए, लुक्ड के लिए, नो क्लैश एट ऑल। गलत तो तब हो जब हम ऐसे कर दें इसको, दिस मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द सीबीआई, सॉरी इनटू हटा करके दिस मैटर इज बीइंग लुक्ड बाय द सीबीआई, अगर हम ऐसा करें तो गलत होगा। या अगर हम अगर हम अगर हम ऐसा करें तो गलत होगा, दिस मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू द सीबीआई, गलत, ये नहीं हमको करना है, ये हमको नहीं करना है, ठीक। प्रेपोजिशन को रखना है और बाई को भी रखना है, दोनों प्रेपोजिशन को रखना है, दोनों के बीच में, क्योंकि कोई टकराव नहीं है। ऐसे है सर, एक दूसरे को ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, परेशान तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब कुछ और सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। शी डज नॉट कन्फाइड इन यू, देखिए डजेंट कन्फाइड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का रूल है क्या, इज एम आर प्लस V3। तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो मी शुरू में आएगा, आई हो जाएगा, और आई के साथ इज एम आर में एम आ जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट भी आ जाएगा, आई एम नॉट। फिर कन्फाइड की थर्ड फॉर्म जो कि क्या होती है, कन्फाइडेड होगी। फिर आपको इन लगाना, जो कि दिया है वो भी लिखिए, प्रेपोजिशन दिया वो लिखिए वर्ब के बाद, और ये जो शी है इसको लिखिए बाय हर, ये हो गया पैसिव। आई एम नॉट कन्फाइडेड इन बाय हर, ये देखिए, देखिए आंसर आया, ये देखिए ये आंसर है, ये वाला, आई एम नॉट कन्फाइडेड इन बाय हर, इन किसके लिए, कन्फाइड के लिए, बाय किसके लिए, हर के लिए। ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, ये अच्छा लग रहा है ऊपर वाला, आई एम नॉट कन्फाइडेड बाय हर, लेकिन अच्छा लगने से अच्छा नहीं हो जाता, अच्छा होना चाहिए, करेक्ट लगने से चीजें करेक्ट नहीं है, करेक्ट है तो करेक्ट है, ठीक। तो दिस वन इज रॉन्ग, प्रेपोजिशन को एलिमिनेट नहीं करना है, वो प्रेपोजिशन जो वर्ब के बाद दिया हुआ है। सेम लॉजिक इधर, कॉम्प्रोमाइज वर्ब दी क्वालिटी ऑब्जेक्ट विद प्रेपोजिशन। अब पैसिव बनाएंगे, द क्वालिटी, फिर शुड, नॉट, कॉम्प्रोमाइज V1, बी कॉम्प्रोमाइज, विद लगाइए, ये लीजिए विद नहीं लगाया, गलत, बिल्कुल गलत, विद लगाइए सर, बिल्कुल लगाइए, द क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड विद। फिर आप लिखिए बाय यू, और देखिए मैंने दूसरे सेंटेंस में बाय यू नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा, और दूसरा वाला सही है, समझ रहे हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन जरूर आएगा जो वर्ब के बाद वाला दिया हुआ, वो जरूर आएगा, सब्जेक्ट पैसिव में जाए और चाहे ना जाए, अगर यू को आप इधर लिखो तो बाय यू आएगा, अगर यू को नहीं लिखोगे तो बाय यू नहीं आएगा। होता यह है कि कई बार जब कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में लिखा ही नहीं जाता। तो सोचो सर, जैसे कि सब्जेक्ट आपका एक्टिव का ही है और पैसिव में वो बाय हिम होता, तो अगर ही को हम ले ही नहीं जाएंगे पैसिव में, तो केवल हिम ही थोड़ा ना गायब होगा, बाई भी तो गायब हो जाएगा, इसीलिए बाई यू पूरा का पूरा गायब हो गया, क्योंकि पैसिव में बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को कैरी ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो क्या सीखा आपने कि प्रेपोजिशन हैज टू बी देयर, एक्टिव में जो प्रेपोजिशन है वर्ब के बाद वो पैसिव में भी रहेगा, जाएगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। स्पेशल केसेस में ही आगे बढ़ते हैं। वॉइस के स्पेशल केस में एक स्पेशल केस है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का। कभी कभी
आपके पास जब कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आता है तो उसमें एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा, या यूं कहिए कि दो ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो स्पेशल केस है ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या टू ऑब्जेक्ट्स के लिए आया है। ठीक, तो अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं या टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसका पैसिव कैसे बनता है, कैसे बनना चाहिए, ये हम सीखेंगे। बट बिफोर दैट थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स को भी समझना होगा। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहले ऑब्जेक्ट का नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है? व्हाट है, समथिंग है, और हिंदी में कहा जाए तो क्या है। बेसिकली जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग के लिए आता है, ठीक है, वस्तुओं के लिए आता है, जिसको आप व्हाट से बोल सकते हो या क्या से कह सकते हो। जैसे ये सेंटेंस लिखा, आई नीड अ पेंसिल। आई नीड अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए। आई नीड ए पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए ना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? डी ओ, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या? पेंसिल। व्हाट डू यू नीड? व्हाट डू आई नीड? आई नीड ए पेंसिल। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पर्सन। माफ करिए, यहां गलती से विच लिख गया है, इट शुड हैव बीन, इट शुड बी हुम। ठीक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन आता है, यानी कि हुम, जिसको आप किसे या किस को बोलते हैं। जैसे कोई कह रहा आई लव यू, मैं तुमको पसंद करता हूं या करती हूं, तो मैं किसको पसंद करता हूं, किसे पसंद करता हूं, किसको पसंद करता हूं। तो ये यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरे शब्दों में जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है ना, पर्सन, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली यू सेड आई नीड अ टीचर। जब आपने कहा आई नीड अ पेंसिल, आई नीड अ पेंसिल, तो मुझे एक पेंसिल चाहिए थी। पेंसिल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट व्हेन यू सेड आई नीड अ टीचर, तो तुम्हें एक टीचर चाहिए, और टीचर क्या है सर? टीचर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तुम्हें मतलब ये पर्सन में आता है ना सर, पर्सन में। तुम्हें किसकी जरूरत है? तो आई नीड अ टीचर, तो ये टीचर क्या है? इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आ रहा है समझ में? तो जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो समथिंग या थिंग वाला ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और सेंटेंस देखिए, आई लव योर वॉइस, मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है। इस सेंटेंस में योर वॉइस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मुझे क्या पसंद है? आपकी आवाज। ध्यान से देखिए, मैंने बहुत हद तक मैच कराने की कोशिश की। आई नीड, जब मैंने आई नीड अ पेंसिल लिखा तो पेंसिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और जब आई नीड अ टीचर लिखा तो टीचर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली जब हमने आई लव योर वॉइस लिखा, वॉइस कोई वस्तु, कोई व्यक्ति तो है नहीं, कोई फिजिकल शेप तो इसका है नहीं, कोई लाइफ तो इसमें है नहीं, तो फिर तो आई लव योर वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया, योर वॉइस, और आई लव यू, यू पर्सन है सर, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया। तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीख गए। ठीक, अब देखिए सर, ये आपके सामने दो एग्जाम्पल है। बेसिकली एक एग्जाम्पल है, दो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, अब एक रूल है, अगर सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए हो, तो उनको रखने का जो सही ऑर्डर है वो क्या है, या फिर जो भी ऑर्डर है तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना है वो समझिए। तो ध्यान से देखिए, यहां से शुरू करेंगे। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो याद रखें कि इन दोनों के बीच में टू या और कई बार फॉर का यूज किया जाता है, ये मस्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो दोनों के बीच में, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ही लिए टू या फॉर भी लगाया जाता है। पर अगर ऐसा ना हो, ऐसा ना हो का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, ये देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो कोई टू या फॉर नहीं लगाया जाता, कोई टू या फॉर नहीं लगाया जाता। आइए देखते हैं, माई टीचर हैज गिवन मी दिस पेन। ये जो गिवन के बगल में मी है,
ये पर्सन में आया ना, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, बोलो। और ये जो दिस पेन है, ये समथिंग में आया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। सही बोला है ना। मेरे टीचर ने मुझे ये पेन दिया, किसको दिया? मुझको दिया। किसको से आपको मिलता है? हुम वाला, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या दिया? क्या दिया? ये पेन दिया। क्या दिया? ये पेन दिया। तो ये जो पेन है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु में आ गया। और जब हमने इसी को का ऑर्डर बदल दिया, अब ध्यान से देखिए, इसी का ऑर्डर बदल दिया। माई टीचर हैज गिवन के बाद पहले दिस पेन लिख दिया, यानी कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, वस्तु लिख दी, फिर मी लिखा जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो क्या सीखा है आपने कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो बीच में टू या फिर फॉर भी होना चाहिए। ठीक, पर्सन वाला ऑब्जेक्ट अगर बाद में हो वस्तु वाले ऑब्जेक्ट से, तो टू या फॉर बीच में आना चाहिए, पर्सन वाले ऑब्जेक्ट के ही पहले। ठीक, तो जब कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे होता है तो वो टू या फॉर लगा ही लेता है। अब इनका पैसिव देख लीजिए। पैसिव क्या है सर? कि जो ऑब्जेक्ट जैसे दिया हो वैसे पैसिव बना दीजिए। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दे दिया गया, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बना देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बना देंगे। कैसे? मी को इधर लेके आइए, आई, फिर हैज गिवन को पैसिव में ले जाइए, हैव बीन गिवन। आई के साथ हैज तो आएगा नहीं, हैव आ जाएगा। तो आई हैव बीन गिवन इतना लिखने के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो आप नहीं लेके आए हैं, यानी कि दिस पेन, वो लिख दीजिए। फिर आप सब्जेक्ट लिख दीजिए जो कि बाई के साथ आ जाएगा, बाई माई टीचर। फिर से देखिए, जो ऑब्जेक्ट पहले हो उससे बनाइए। मी पहले है तो मी को इधर लाइए, वो आई हो जाएगा। फिर हैज गिवन, पैसिव में हैव बीन गिवन हो जाएगा। फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी कि दिस पेन, वो लिखिए। फिर सब्जेक्ट लिखिए, बाई माई टीचर। ठीक, और अगर यही ऑर्डर बदल गया तो फिर से वही काम करिए। इस बार दिस पेन को शुरू में ले आइए, दिस पेन, फिर हैज गिवन, हैज बीन गिवन हो जाएगा, दिस पेन हैज बीन गिवन, दिस पेन हैज बीन गिवन। अब फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो हम छोड़ा नहीं लेके आए इस बार, यानी कि टू, क्या कहा मैंने? हाँ, तो आपने दिस पेन से स्टार्ट किया, हैज बीन गिवन लिखा, फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो आप छोड़ा नहीं लेके आए वो लिखिए मी, और उसके पहले टू लगा है तो वो टू भी लगाइए, और फिर लिखिए बाई माई टीचर। तो क्या सीखा आपने कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के केस में हम दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं, एक सेंटेंस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करके और एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करके। ठीक, ये बात। अब कब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए पैसिव सेंटेंस को और कब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए? जब दोनों ही दिए गए हों। तो इसका जवाब है कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट पहले हो उसी को पकड़ के पैसिव बना दीजिए। एक्टिव वॉइस में दो जो ऑब्जेक्ट पहले दिया हो उसी को पकड़ करके जो है वो, अब देखिए, ये देखिए सर, ये भी बढ़िया सेंटेंसेस हैं। शी बॉट, सेम सेंटेंस को दो तरीके से लिखा। शी बॉट सम टॉयज फॉर द चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने लेकर आई, वो बच्चों के लिए कुछ खिलौने लेकर आई। तो इसमें ध्यान से देखिए, क्या क्या है ना, यही तो व्हाट है, क्या लेकर आई, किसके लिए? बच्चों के लिए, ये हुम है। सम बॉयज जो है व्हाट में आ जाएगा, और जो चिल्ड्रन है वो हुम में आ जाएगा। क्या दिया? कुछ खिलौने दिए। किसको दिए? बच्चों को दिए। ठीक, तो ये देखिए, जब व्हाट पहले यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, हुम बाद में यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। तो देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में तो टू या फॉर लगा नहीं लगा, इस बार फॉर लगा, क्योंकि हिंदी में आ रहा है कि उसने कुछ खिलौने खरीदे थे, उसने कुछ खिलौने खरीदे थे फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। तो के लिए की इंग्लिश क्या हो सकती है? फॉर, वही लगा दिया गया। उधर के लिए नहीं आ रहा था इसलिए मैंने टू लगाया।
अब यही ऑर्डर अगर आप बदल दें तो शी बॉट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें, शी बॉट द चिल्ड्रन सम डेज, शी बॉट द चिल्ड्रन सम, शी बॉट द चिल्ड्रन सम टॉयज, आई एम सॉरी। तो इसमें क्या है कि ये जो चिल्ड्रन है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और सम टॉयज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। रूल बहुत ही सिंपल है कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई टू फॉर नहीं, अगर डायरेक्ट पहले फिर इनडायरेक्ट है, टू फॉर आना चाहिए। और ये टू फॉर आप आसानी से यूज कर सकते, पहचान भी सकते, यूज भी कर सकते। आप गौर करो, ये जैसे ये सेंटेंस है, शी बॉट सम टॉयज, आप ना लगाइए फॉर तो गलत नहीं हो रहा, शी बॉट सम टॉयज द चिल्ड्रन, फॉर हटा दीजिए, शी बॉट सम टॉयज द चिल्ड्रन, गलत है सर, यहां नहीं लगा लेकिन चल सही है, शी बॉट द चिल्ड्रन सम टॉयज। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट पहले दिया हो एक्टिव में वही पैसिव के में भी पहले आ जाएगा, या फिर जिसको जाने को कहेंगे आप वो जाएगा। अब देखिए इसमें चिल्ड्रन पहले था ना, चिल्ड्रन से बनाइए, बॉट, बॉट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मालूम होना चाहिए कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का जो पैसिव है वो ऐसे बनता है, वॉज वर्ब प्लस V3, ऐसे बनता है, वॉज वर्ब प्लस V3, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का पैसिव। तो द चिल्ड्रन हो जाएगा, द चिल्ड्रन, फिर वर लगा के बाई का थर्ड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म है, हो सकता थर्ड फॉर्म में, द चिल्ड्रन लगाइए, फिर इसको सेकेंड थर्ड जो है सेकेंड फॉर्म मानते हुए इसका पैसे बनाइए, तो वॉज ब्रॉट या वर बॉट हो जाएगा, तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर बॉट हो गया। अब जो जो दूसरा ऑब्जेक्ट आप छोड़ आए हैं रह गया वो लिख दीजिए, सम टॉयज, फिर बाई हर लिख दीजिए। आ गया समझ में? ऐसे इधर करिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो पहले हो, इस बार देखिए कौन पहले है, इस बार सम टॉयज पहले है, आप देख रहे हैं, तो सम टॉयज शुरू में आ गया, फिर वर बॉट वैसे ही, फिर जो चिल्ड्रन है वो लिखिए द चिल्ड्रन, इस बार आपको जो है जाना पड़ेगा बाई हर, देख रहे हैं, सम टॉयज लिख दिया, फिर वर बॉट लिख दिया, फिर ये फॉर द चिल्ड्रन था वो लिख दिया, और फिर शी को बदल करके क्या कर दिया, बाई हर कर दिया। ठीक, तो क्या सीखे कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो तो फिर सेंटेंस का पैसिव दो तरीके से बन सकता है। अब कौन सा तरीका सही होगा ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के आने का पैटर्न क्या है, कि पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आया फिर दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट आया, उसके आधार पर आप जज कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना है, थैंक यू।